डाकुओं की बस्ती में आंसुओं के मोती नहीं, सोने चांदी के सिक्के खनकते हैं। कैसी है तू बिजली रानी? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है रे? देखती नहीं सरकारी रोटियां खा खा कर कैसा तैयार हो गया हूँ। मानता हूँ दोस्त, हाथ में वजन है। मालूम होता है किसी शेरनी का दूध पिया है। 13 अगस्त 1982 को रिलीज एक्शन ड्रामा से भरी मल्टी स्टारर धर्मकांटा में लीड रोल में राजकुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, वहीदा रहमान, रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित, अमजद खान, सत्येंद्र कप्पू और मुकरी के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे सुल्तान अहमद, स्टोरी राइटर थे भरत बल्ला, डायलॉग राइटर थे कादर खान, संगीतकार थे नौशाद, तो गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे 5 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद रफी, भूपिंदर सिंह और आशा भोसले ने। सॉन्ग थे ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, तुमने काम लिया कि तेरा नाम लिया, दिल थाम लिया, किस्मत से तेरा साथ मिला, बात हुई ना हाथ मिला। के नाची आज के घुंघरू टूट गए, तेरी मेरी है नजर कातिल की, खैर नहीं मैं फिर की। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था, जिसमें ये गोटेदार लहंगा और घुंघरू टूट गए सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सॉन्ग थे। 2 घंटे 28 मिनट की धर्मकांटा को अगर 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है, तो बजट इसका तकरीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया था और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर अब एवरेज रही थी, तो वर्ल्ड वाइड इसकी कुल कमाई 4 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई थी। दोस्तों, ये तो बात रही धर्मकांटा से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, फिल्म की घोषणा के बाद इसका मुहूर्त शॉट लेने के लिए अमिताभ बच्चन को इनवाइट किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना और अमिताभ का 36 का आंकड़ा होने से उनके पसीने छूट गए, क्योंकि दोनों में से सेट पर कोई भी पहले आने को तैयार नहीं था। अमिताभ अगर सेट पर फोन कर राजेश खन्ना की जानकारी ले रहे थे, तो राजेश खन्ना भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अमिताभ उनसे पहले सेट पर पहुंचे या नहीं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि राजेश खन्ना और अमिताभ तकरीबन सेम टाइम पर सेट पर पहुंच गए। हालांकि मुहूर्त शॉट के बाद अमिताभ तो चले गए, लेकिन राजेश खन्ना के अलावा फिल्म में राजकुमार और जितेंद्र जैसे बड़े स्टारों की भी फौज थी, जिन्हें एक साथ हैंडल करना आसान नहीं था। लेकिन वो सुल्तान ही थे जिन्होंने सभी को कंट्रोल में रखा। हालांकि सुल्तान ने ये सभी गुर अपने गुरु के आसिफ से सीखे थे। फैक्ट 2, सुल्तान अहमद ने फिल्म में पहले परान को भी साइन किया था, लेकिन इसके बाद एक दिन जब वे राजकुमार से मिले तो उनके बात करने का तरीका पसंद आने से न केवल परान को उठाकर उन्हें साइन कर लिया, बल्कि उनके अपोजिट वहीदा रहमान को भी ले लिया, जिसके बाद न केवल फिल्म की वैल्यू बढ़ गई बल्कि उनकी सारी तकलीफें भी दूर हो गई। लेकिन किसे पता था शूटिंग के दौरान राजकुमार उनकी तकलीफ बढ़ा देंगे, क्योंकि एक सीन के दौरान उन्होंने नकली हीरे जवाहरातों को लेकर शूटिंग करने से ही मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें मनाने के लिए सुल्तान को अपने घर से कुछ जवाहरात मंगाने पड़े थे। राजकुमार सेट पर असली हीरे जवाहरातों को देखकर सुल्तान को मुगले आजम कहकर बुलाने लगे थे। सुल्तान को राजकुमार का दिया नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने कुछ टाइम बाद ही दिलीप कुमार और अमिताभ को लेकर साहबजादे सलीम अनारकली टाइटल से एक फिल्म की घोषणा कर दी। लेकिन इसकी सिर्फ घोषणा ही होकर रह गई, शूटिंग कभी शुरू नहीं हो पाई और ठंडे बस्ते में चली गई। फैक्ट 3, सन 1970 में अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने से पहले सुल्तान के आसिफ के बतौर असिस्टेंट काम करते थे, इसलिए उन्हें के आसिफ की मौत के बाद 70 के दशक में लव एंड गॉड को कंप्लीट करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके साथ हमेशा ये परेशानी रहती थी कि वे सभी चीजों को अपने हिसाब से करने की सोचते थे। किसी का इंटरफेयर उन्हें पसंद नहीं था। बस इसीलिए उन्होंने अक्सर स्पेशल अपीयरेंस न करने वाले ओम प्रकाश को भी लेने का मन बना लिया। लेकिन ओम प्रकाश अपनी फीस को लेकर बड़े चतुर थे। वे अपनी आने वाली फिल्मों के लिए कतई नुकसान उठाने के मूड में नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर स्पेशल अपीयरेंस की खातिर वे कम फीस में मान गए तो दूसरे फिल्मकारों के बीच भी उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। बस इसीलिए वे स्पेशल अपीयरेंस को पूरा रोल मानकर ही करने को तैयार थे। फैक्ट 4, फिल्म के गीत तो अच्छे थे, लेकिन इसका म्यूजिक इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, क्योंकि नौशाद ने इसमें कुछ पुरानी धुनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें कुछ हद तक बेस्ट बनाने में मजरू सुल्तानपुरी के कलम का हाथ ज्यादा था। फैक्ट 5, सुल्तान अहमद ऐसे फिल्मकार थे जिनका माइंड कई जगह चलता था। वे हाथ कहीं डालते और पूरा कुछ और कर जाते थे। वे हिट हीरो के पीछे भागते थे।
उन्होंने करियर में राजकुमार, सुनील दत्त, बलराज साहनी, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त जैसे टॉप स्टार को लेकर फिल्में बनाई थी, जिसका असली प्रमाण सन 89 में दाता की सफलता के बाद उस टाइम देखने को मिला जब अनिल कपूर माधुरी दीक्षित की हिट जोड़ी को देखते उन्होंने गंगा की धारा टाइटल से एक फिल्म की घोषणा कर दी। लेकिन जब इसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाई तो दूसरे हिट हीरो संजय दत्त को लेकर जय विक्रांता बना दी, जो लेट ही सही लेकिन सन 95 में रिलीज हुई थी। फैक्ट 6, वैसे तो कादर खान फिल्म में कहीं नजर नहीं आए, लेकिन उनके लिखे दमदार डायलॉग ने जरूर लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने सबसे ज्यादा दमदार डायलॉग राजकुमार के लिखे थे, जो हमेशा की तरह साथी कलाकारों पर भारी थे। फैक्ट 6, फिल्म के सिनेमेटोग्राफर R.D. माथुर थे, जिनका काम जबरदस्त था। उन्होंने ज्यादातर के आसिफ की फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की थी, जिनमें मुगल आजम और पाकीज़ा अव्वल दर्जे की थी। के आसिफ के बाद सुल्तान अहमद ऐसे फिल्मकार थे जिनकी उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की थी। फैक्ट 7, धर्मकांटा उस साल की ऐसी फिल्म थी जिसमें सभी कलाकारों के जबरदस्त एक्शन सीन रखे गए थे, लेकिन इन एक्शन सीन को फिल्माते टाइम किसी को चोट लग गई थी, क्योंकि एक सीन में अमजद खान को नत्थू दादा को उठाकर फेंकना था। एक्शन कोऑर्डिनेटर अजीम ने आइडिया लगाया था कि जब अमजद नत्थू को फेंकेंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन पकड़ने वाली टीम पूरी तरह चूक गई और नत्थू को चोट लग गई, और चोट भी ऐसी ही नहीं बल्कि भयंकर रीढ़ की हड्डी में लगी थी, जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह तबाह हो गया और उन्हें अपने गाँव वापस लौटना पड़ा था। फैक्ट 8, धर्मकांटा ऐसी फिल्म थी जिसमें सभी बड़े कलाकार मूछो या दाढ़ी में नजर आए थे, फिर चाहे क्लीन शेव में रहने वाले राजेश खन्ना और जितेंद्र ही क्यों ना हो। फैक्ट 9, ओरिजिनली धर्मकांटा की स्टोरी के आसिफ के पास थी, जिसे वे डकैतों पर बेस्ड सस्ता खून महंगा पानी टाइटल से बनाने वाले थे, लेकिन उनकी मौत के बाद प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। लेकिन इसके बाद जब सुल्तान ने इसे अपने हाथ में लिया तो न केवल उन्होंने इसका टाइटल बदल दिया बल्कि स्क्रिप्ट में भी बदलाव करवा दिया। फैक्ट 10, राजकुमार के साथ राजेश खन्ना और जितेंद्र ने इससे पहले कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन दोनों की ये राजकुमार के साथ फाइनल फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट 11, सुल्तान अहमद वैसे तो फिल्मों में अपने जमाने के टॉप स्टार को कास्ट करते थे, लेकिन वे एक जगह गलती कर बैठे और वो थी बतौर संगीतकार नौशाद को साइन करना, क्योंकि उनके फेवरेट संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे, जिन्होंने इससे पहले उनकी हीरा और गंगा की सौगंध में संगीत दिया था। हालांकि नौशाद को लेने की असली वजह दोनों का पक्का याराना था, दोनों एक दूसरे की खूब खिदमत करते थे। वजह चाहे जो भी हो, नौशाद ने भी अपनी पुरानी धुनों की बदौलत बोरियत महसूस नहीं होने दी, लेकिन नौशाद को लेने से राजेश खन्ना को जरूर धक्का लगा था, क्योंकि राजेश खन्ना के फेवरेट गायक किशोरदा थे, जो शुरुआती कुछ फिल्मों से ही उनकी आवाज बने हुए थे, लेकिन इसके उलट नौशाद किशोरदा को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद रफी और भूपेंद्र सिंह को राजेश खन्ना की आवाज बनाया था। फैक्ट 12, राजेश खन्ना के फेवरेट गायक अगर किशोरदा थे तो सुलक्षणा पंडित खुद की फेवरेट थी, जो अपने मोस्टली सॉन्ग खुद ही गाती थी, लेकिन फिल्म की हीरोइन बनने के बावजूद उन्हें नौशाद की वजह से गाने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि नौशाद ने आशा की आवाज में सभी सॉन्ग रिकॉर्ड कराए थे, जो फिल्म की इकलौती फीमेल गायिका भी थी। फैक्ट 13, घुंघरू टूट गए फिल्म का ऐसा सॉन्ग था जिसे बाद में थोड़े बदलाव के साथ कई बार रिक्रिएट किया गया था, जिसमें गजल गायक पंकज उदास ने सन 87 में आई परम धर्म में और यहाँ तक कि सन 2019 में आई वार में भी इसे दोबारा से रिक्रिएट किया गया था। फैक्ट 13, फिल्म में कई ऐसे सीन थे जो बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड फिल्मों से कॉपी किए गए थे, जिसमें ओम प्रकाश का ओपनिंग सीन सन 1969 में आई बेन हर से, राजेश खन्ना जितेंद्र का खून देने वाला सीन अमर अकबर एंथोनी से, तो शोले से भी कुछ सीन उठाए गए थे। फैक्ट 14, फिल्म के म्यूजिक से जुड़ी एक और खास बात यह थी कि नौशाद ने इसमें अपनी सबसे पॉपुलर घोड़े की टाप वाली धुन का इस्तेमाल किया था। नौशाद की बनाई ये धुन 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक हर दौर में उनके या किसी और के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। फैक्ट 15, सुल्तान बेशक के आसिफ के करीबी थे, लेकिन उनके साथ के आसिफ की तीसरी बेगम निसार सुल्ताना भी उन्हें बहुत मानती थी। बस इसी वजह से उन्होंने उनकी बेटी हिना कौसर को भी साइन किया था, जो फिल्म में राजकुमार वहीदा की बेटी के रोल में नजर आई थी। दोस्तों, ये तो बात रही धर्मकांटा से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव, चांदीवली, के आसिफ, मोहन, नटराज और सेहत स्टूडियो के अलावा राजस्थान में जयपुर के सिसोदिया रानी बाग और आमेर किला के अलावा कुछ और आउटडोर लोकेशन पर भी की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 1983 की टॉप 5 फिल्मों की करें तो उस साल ब्लॉकबस्टर विधाता टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी प्रेम रोग, 3 पर नमक हलाल, 4 पर खुद्दार और नंबर 5 पर फर्ज और कानून थी, तो धर्मकांटा 16वें नंबर पर थी। टॉप 5 फिल्मों के बाद अब बात 30वें फिल्म फेयर में धर्मकांटा द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो न तो ये कोई अवार्ड जीत पाई और न इसे कोई नॉमिनेशन मिला था। फाइनली दोस्तों, फिल्म के असली जान अगर इसके स्टार थे तो डायलॉग भी बेहतरीन होने के बावजूद इसे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की उम्मीद लगाई गई थी, क्योंकि इसकी स्टोरी पुराने फॉर्मूला लॉस्ट एंड फाउंड पर बेस्ड थी, जिसमें मनमोहन देसाई को ही माहिर माना जाता था।
सुल्तान अहमद ने कई जगह कमी छोड़ दी थी, जिसकी भरपाई इसकी स्टार पावर भी नहीं कर पाई। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर राय जरूर दें।